हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए कविता। आज हम डिस्कस करेंगे मेजर चेंजेस जो हमारे पास 1 जनवरी 2022 से होने वाले हैं। ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हमारे पास एप्लीकेबल होंगे 1 जनवरी 2022 से। तो स्टार्ट करते हैं गाइस हमारी ये वीडियो। सबसे पहले जो चेंज है वो हमारे पास किससे रिलेटेड है? इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते टाइम हमें कुछ एक चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो मैं ये चार चीजें डिस्कस करूंगी जो हमारे पास ऑलरेडी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का पार्ट है, यानी हमें एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 अगर ये चारों चीजें हमारे पास नहीं होती तो हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। वो चार चीजें हमारे पास कौन सी थी? सबसे पहले तो रिसिपिएंट के पास कॉपी ऑफ इनवॉइस होनी चाहिए, यानी इनवॉइस की कॉपी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। एंड द सेकेंड वन इज, जो भी आपका रिसिपिएंट है उसे गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो चुकी हो, सप्लायर ने टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया हो, और साथ ही साथ रिसिपिएंट ने भी जो टैक्सेस की अमाउंट है वो सप्लायर को पे कर दी हो विद इन 180 डेज। अगर ये चारों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाइड होती थी पहले, अगर ये चारों कंडीशंस पहले सेटिस्फाइड हो जाती थी तो हम एलिजिबल होते थे आईटीसी को क्लेम करने के लिए। ठीक है जी, सबसे पहले ये चार कंडीशंस थी। लेकिन अगर मैं अब प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो फर्स्ट जनवरी 2022 से हमारे पास ये एक और सिचुएशन आ गई है। ये जो एक और सिचुएशन है क्या है? सप्लायर प्रॉपरली फाइल जीएसटीआर 1। सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 जो है वो प्रॉपरली फाइल कर दी हो, पे कर दिए हो टैक्सेस प्रॉपरली डिपार्टमेंट को, मींस आईटीसी आपका जीएसटीआर 2B में आ गया हो। अब आप कहेंगे मैम इसमें चेंज क्या आया? इसमें चेंज ये आया, देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि सप्लायर ने प्रॉपरली टैक्सेस पे कर दिए, वो बात अलग थी। लेकिन अब क्या कह रहा है? सप्लायर ने जीएसटीआर 1 भी प्रॉपर भरी हो, यानी कि अगर उसने R1 में आपका जीएसटी नंबर गलती से रॉन्ग दिखा दिया, ठीक है जी, उसमें कोई भी गलती कर दी, या अपनी जीएसटीआर 1 जो है उसने लेट फाइल की, अपनी जीएसटीआर 1 जो है उसने लेट फाइल की, ऐसा कोई भी केस अगर होता है तो वो आपके 2B के अंदर नहीं खड़ा होगा आईटीसी। इस केस में आईटीसी आपकी 2B के अंदर नहीं शो होगा, और जब तक आईटीसी आपकी 2B में नहीं आएगा आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। यानी अब आपने सिर्फ वही आईटीसी क्लेम करने हैं जो आपके 2B के अंदर शो हो रहे हैं। अदर देन दैट आप कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे। तो अपने सप्लायर को बोलिए कि आप प्रॉपरली R1 फाइल कीजिए। अगर उसने R1 लेट फाइल की तो आईटीसी आपके 2B में नहीं आएगा, या बाय मिस्टेक अगर उसने जीएसटी नंबर गलत दिखा दिया, अमाउंट गलत लिख दी, कुछ भी अगर उसने गलत किया तो इफेक्ट आपके आईटीसी पर पड़ने वाला है। ठीक है जी, यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। दूसरी बात, पहले हम जो प्रोविजनल आईटीसी लेते थे ना, जो कि पहले 20% पे था, फिर वो 10 हो गया, और इस साल में क्या हुआ था 5%, यानी 5% का मार्जिन हम रख सकते थे। 5% प्रोविजनल आईटीसी हम क्लेम कर सकते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम 1%, 0.1% कुछ भी प्रोविजनल आईटीसी नहीं ले सकते। उसकी वैल्यू कितनी कर दी गई है? 0%। यानी 0% प्रोविजनल आईटीसी आपको मिलेगा। पूरा आईटीसी सिर्फ वही लेना है जो 2B के अंदर है। क्लियर गाइज? नाउ कम टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज इन जीएसटी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज जीएसटी के अंदर क्या आया है? इफ रजिस्टर्ड पर्सन नॉट फाइल्ड जीएसटीआर 3B, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की तो वो जीएसटीआर 1 भी सक्सीडिंग मंथ की फाइल नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आपने जनवरी के अंदर 3B फाइल नहीं की, डिले कर दी, तो आप फैब की जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, यानी टैक्सेस भरना गवर्नमेंट को अब जरूरी है। अगर आपने गवर्नमेंट को 3B फाइल नहीं करके दी, टैक्सेस टाइम से नहीं दिए, तो गवर्नमेंट आपको R1 भी नहीं भरने देगी। डिपार्टमेंट ने साफ तौर पे मना कर दिया कि अगर आप 3B फाइल नहीं करेंगे तो सक्सीडिंग मंथ की R1 भी आपको पोर्टल फाइल नहीं करने देगा। तो अपनी 3B आपको फाइल करनी टाइम से बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं, अगर गलती से भी, ये बहुत बड़ा जो चेंज है वो डिपार्टमेंट के थ्रू आया है, नोटिफिकेशन के थ्रू आया, और वो क्या है कि अगर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में बाय मिस्टेक भी, क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से भी अगर कोई भी डिफरेंस आया तो वो क्या माना जाएगा? आपका कंसीडर्ड एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है, मैं इसका कोई एग्जांपल दूं अगर आपको,
फॉर एग्जाम्पल आपकी जो सेल थी वो 5 लाख रुपीज की है, सेल कितने की थी आपकी 5 लाख रुपीज की, पर गलती से बाय क्लैरिकल मिस्टेक आपने वो बिल कितने का चढ़ा दिया 50 लाख का, गलती से हमने कितने का बिल शो ऑफ कर दिया 50 लैक्स का। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, ये जो आपने डिफरेंस दिखाया R1 में, ये जो डिफरेंस आया हमें उससे कोई मतलब नहीं है, रीजन क्या था हमें कोई मतलब नहीं, आपको 3B में जो टैक्स पे करना है ना, अब जो 3B में आप टैक्स पे करेंगे वो इस 5 लाख पर नहीं करेंगे, आपको टैक्स पे करना है 50 लाख के ऊपर। ठीक है जी, गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है ना, इसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान लिया जाएगा और आपको टैक्स उसी अमाउंट पे देना है जो आपने R1 में फाइल किया है। नाउ द मेजर क्वेश्चन इज दैट, जो मेजर क्वेश्चन हमारे पास आया वो क्या है, व्हाट अबाउट क्लैरिकल मिस्टेक। अरे भैया अगर कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, डिपार्टमेंट ने तो बोल दिया दैट आई कैन कवर दैट टैक्सेस विदाउट शो कोज नोटिस, यानी हम तो विदाउट शो कोज नोटिस आपसे वो टैक्स वसूल कर देंगे जितनी आपने R1 में सेल दिखा दी, चाहे आपने बाय मिस्टेकनली किसी भी बिल की अमाउंट जो है वो ज्यादा कर दी या कम कर दी, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो गया, आपने कोई क्लैरिकल मिस्टेक भी कर दी तो हम आपसे वो पैसा वसूल कर लेंगे। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज ईज ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट एक तरफ तो कह रही है ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस, बिजनेस करना इजी बनाओ, पर नाउ मेन क्वेश्चन इज दैट इजी हो किस तरीके से रहा है बिजनेस, बिजनेस में किस तरीके की ईज गवर्नमेंट ने या डिपार्टमेंट ने हमें दी है और हम किस तरीके से अपनी जीएसटी रिटर्न्स को करेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम लोग ले लेंगे, जितना भी जीएसटी बनेगा, जितना भी R1 और 3B का डिफरेंस आया, बट द मेन क्वेश्चन इज दैट कि हम करेक्ट कैसे करेंगे जीएसटी रिटर्न, और बाय चांस क्लैरिकल मिस्टेक हो गई तो हम इतना बड़ा टैक्स क्यों बियर करें। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसका जवाब हमें भी डिपार्टमेंट से चाहिए। ठीक है जी, तो मूव होते हैं नेक्स्ट हमारी अमेंडमेंट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास हुआ है सब्सटीट्यूशन ऑफ सबसेक्शन 1 जो है वो सब्सटीट्यूट कर दिया गया है इन सेक्शन 83। सेक्शन 83 सबसेक्शन 1 को प्रॉपरली सब्सटीट्यूट कर दिया गया, यानी चेंज कर दिया गया है। ठीक है जी, पहले जो सेक्शन 83 सबसेक्शन 1 था वो ये कहता था कि कमिश्नर है, कमिश्नर कैन टेक प्रोसीडिंग्स, ठीक है, और कमिश्नर कैन प्रोविजनली अटैच द प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट, ये वर्ड उसके अंदर था। ठीक है, लेकिन अब जो सबसेक्शन इसमें सब्सटीट्यूट किया गया है उसके अंदर प्रॉपरली क्या कहा गया है, वेयर आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, यानी अगर आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है चैप्टर 12 की, चैप्टर 14 की या चैप्टर 15 की इन जीएसटी, ये इसमें कौन सी प्रोसीडिंग्स आती है, सेक्शन 73, सेक्शन 74, सेक्शन 64, 67, इन सबसे रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सेक्शन 83 सॉरी वो चैप्टर 12, 14 और 15 के अंतर्गत जो है वो आती है। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर कमिश्नर का ओपिनियन है, द कमिश्नर इज ऑफ ओपिनियन, इस वर्ड की तरफ आप बहुत ध्यान दें, यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर दिया गया, ओपिनियन। अगर कमिश्नर का सिर्फ ओपिनियन है कि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जरूरी है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसे प्रोविजनली अटैच कर दिया जाए और बैंक अकाउंट को प्रोविजनली अटैच कर दिया जाए, तो वो क्या करेगा, एक राइटिंग के अंदर ऑर्डर देगा आपको, सिर्फ राइटिंग के अंदर आपको ऑर्डर देगा और आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा। ठीक है जी, यानी कमिश्नर का जस्ट एक ओपिनियन अगर है कि आप गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को हार्म कर सकते हैं, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि आपके बैंक अकाउंट को अटैच कर दिया जाए, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए, तो वो प्रोविजनली आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, बैंक अकाउंट को अटैच कर सकता है। उसे क्या करना होगा, सिर्फ एक नोटिस इन राइटिंग आपको देना होगा, दैट्स इट। यानी बहुत बड़ी पावर जो है यहाँ पे कमिश्नर के हाथों में दे दी गई है, आपके क्लाइंट को 2 मिनट के अंदर वो क्या कर सकता है, नोटिस जारी कर सकता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि क्लाइंट के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग हो रही है और ये हमारी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, उसे हमें अटैच कर देना चाहिए प्रोविजनली। ठीक है जी, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो चेंज है ना, अभी ये रिट्रोस्पेक्टिव चेंज है, यानी ये चेंज जो है 1 जनवरी 2022 से नहीं आया। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये रिट्रोस्पेक्टिव चेंज आया है फ्रॉम 1 जुलाई
2017, this is what? This is retrospective effect. ठीक है जी, ये जीएसटी में क्या चेंज आया है? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आया है फ्रॉम 1 जुलाई 2017. नाउ हम डिस्कस करेंगे क्या कहता है. एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय क्लब और एसोसिएशन, कोई भी एक्टिविटी जो कि जो ट्रांजेक्शन हुई है क्लब और एसोसिएशन के थ्रू, वेदर इट इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, यानी आपका क्लब चाहे रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, हमें कोई मतलब नहीं है. चाहे वो जो पेमेंट है वो कैश में हुई हो या डेफर्ड पेमेंट्स हो, इन फ्यूचर होने वाली हो, और कोई भी वैल्यूएबल अदर कंसीडरेशन अगर आपको दिया है, नाउ गोइंग टू चार्जेबल टू जीएसटी, यानी अब उसके ऊपर जीएसटी आएगा. कहां से आएगा? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से. यानी ऐसी कोई भी इन कैश या कोई डेफर्ड पेमेंट्स या कोई वैल्यूएबल कंसीडरेशंस दिए गए हो, तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगने वाला है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगेगा, 1/7/2017 से लगेगा. ये बहुत एक मेजर चेंज है फॉर क्लब और एसोसिएशंस. नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज अबाउट टेक्सटाइल एंड फुटवेयर. टेक्सटाइल और फुटवेयर को लेकर के बहुत बड़ा चेंज गवर्नमेंट ने किया है फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से. ये सारे के सारे जो है ना, गवर्नमेंट ने रेट ही चेंज करके रख दिए. मेन रीजन क्या था इन रेट्स को चेंज करने का? कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म कर दो. वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो था, आईडीएस जो था, उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? रेट को कम करने की बजाय सभी के रेट बढ़ा दिए. तो जो चेंजेस किए गए हैं जीएसटी रेट्स में, दैट इज फ्रॉम 5% टू 12%. सारे के सारे चेंजेस जो भी रेट थे 5% से सीधा 12% पे कर दिए गए. नाउ द मेजर थिंग, जॉब वर्क सर्विसेज, जितनी भी जॉब वर्क सर्विसेज थी ना, किसकी? डाइंग की और प्रिंटिंग की. डाइंग और प्रिंटिंग से रिलेटेड जॉब वर्क का काम होता था. तो वो जो जॉब वर्क की सर्विसेज थी, गुड्स फॉलोइंग द चैप्टर 50 टू 63, यानी चैप्टर 50 टू 63 से रिलेटेड, अब उसका रेट क्या होगा? 12%. बट 12% देखिए किस रेट में होगा, ध्यान रखिए. जॉब वर्क किसका? डाइंग और प्रिंटिंग का. उसका रेट कितना होगा? 12% होगा. बट 12% इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी अगर आपने, आपका जो प्रिंसिपल है जॉब वर्कर का, जो जॉब वर्कर का जो प्रिंसिपल है, ठीक है जी, वो अगर रजिस्टर्ड है तो 12% का रेट होगा. अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो रेट कितने का होगा? 18% का. ये ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो रेट कितने का हो जाएगा? 18% का. और अगर रजिस्टर्ड पर्सन है आपका प्रिंसिपल, जॉब वर्कर जिसके लिए काम कर रहा है, उसे हम प्रिंसिपल बोलेंगे यहाँ पे. तो जो रजिस्टर्ड पर्सन, प्रिंसिपल जो है आपका, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, या मैं फिर से ले देती हूँ, अगर आपका प्रिंसिपल पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है तो 12% का रेट लगेगा. और अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो रेट कितने का लगेगा आप लोगों को? 18% का. क्लियर एवरीवन? एंड नाउ डाटा कलेक्शन फ्रॉम एनी पर्सन. अगर आपका जो डाटा है वो जीएसटी डिपार्टमेंट कलेक्ट करना चाहे, ठीक है, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या चाहता है? आपका डाटा कलेक्ट करना चाहता है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट को परमिट कर दिया गया है. जीएसटी डिपार्टमेंट को नाउ बीइंग परमिटेड दैट ऑफिसर कैन कलेक्ट डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन. पहले क्या होता था? बैंक वालों से डाटा मांगने जाते थे, बैंक वाले मना कर देते थे, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है. अदर किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाते थे डाटा मांगने, वो मना कर देता था, जी डाटा हमारे पास नहीं है. ठीक है, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन से अगर जीएसटी डिपार्टमेंट डाटा मांगता था, वो इंस्टीट्यूशन डाटा देने के लिए मना कर देता था. लेकिन अभी जीएसटी डिपार्टमेंट को ओपनली अपॉर्चुनिटी दी गई है, बिल्कुल उन्हें फ्री कर दिया गया है कि जहां से भी वो चाहे उस क्लाइंट का डाटा निकलवा सकते हैं विदाउट एनी परमिशन. यानी जीएसटी डिपार्टमेंट को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है. ऑफिसर जब चाहे जहां से चाहे आपका डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अब उसके ऊपर. नेक्स्ट, वन मेजर चेंज, ई वे बिल वायलेशन. अगर ई वे बिल से रिलेटेड आपने कोई वायलेशन की है, कोई ऑलरेडी पेनल्टी ऑर्डर जो है आपका अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3, अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3, अगर कोई भी पेनल्टी ऑर्डर ई वे बिल से रिलेटेड आपके ऊपर लगा हुआ है और आप क्या चाहते हैं? फाइल करना चाहते हैं अपील. ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं? अपील फाइल करना चाहते हैं. तो मिनिमम आपको प्री डिपॉजिट देना होगा कितना? 25% का. हैज टू बी पेड ऑफ 25%. अब ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया?
एक्चुअली ईवे बिल से रिलेटेड ना बहुत सारे केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े थे गवर्नमेंट के पास, जिनकी मतलब क्या है, कोई भी एक फैसला नहीं हो पा रहा था फाइनल। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि सबसे पहले आपको प्री डिपॉजिट अमाउंट देनी होगी 25% की, तभी जो पेनल्टी ऑर्डर है अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 आप उसके अगेंस्ट जो है अपील फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज इसके अगेंस्ट अपील फाइल करना आपको अलाउड नहीं होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलेंगे आधार ऑथेंटिकेशन पे। आधार ऑथेंटिकेशन ऑलमोस्ट लोगों को आई थिंक पता ही होगा कि आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है 1 जनवरी 2022 से। किस चीज के लिए? एक तो रिफंड अगर आपने क्लेम करना है, दो तरीके का रिफंड आप लोग क्लेम करेंगे। कौन कौन सा क्लेम करते हैं हम? आईटीसी ऑन एल्यूटी मोड, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के मोड पर जो हम आईटीसी क्लेम करते हैं, चाहे हमें वो क्लेम करना हो, चाहे आईजीएसटी क्लेम करना हो विदाउट एलयूटी। ठीक है जी। इन दोनों केसेस के लिए ही आधार ऑथेंटिकेशन आपका कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया होगा तो आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। एंड द सेकंड वन, एक चांस दिया था गवर्नमेंट ने फॉर रेवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंसिलिंग रजिस्ट्रेशन, यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लिया है अपना और आप उस एप्लीकेशन को रेवोकेट करवाना चाहते हो, तो इस केस में भी आपको क्या करना है? आधार का ऑथेंटिकेशन पहले करवाना है अपनी, और अगर आधार ऑथेंटिकेट नहीं होगा तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल उसको रेवोकेशन नहीं कर पाएंगे, कैंसिलिंग रजिस्ट्रेशन को। नेक्स्ट वन, कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कंपोजिट सप्लाई कर रहे हैं अपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट का, वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इस केस में सप्लाई, देखिए ये कौन से वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास क्या होते हैं जिसमें सर्विसेज और गुड्स दोनों एक साथ सप्लाई की जाती है। ठीक है जी। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों सप्लाई होती है। लेकिन ये कौन से वर्क कॉन्ट्रैक्ट है? वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स, जहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है? लेस देन 25% है, यानी सर्विसेज का पार्ट कितना होगा? 75% से ज्यादा। ये वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 75% से ज्यादा पार्ट जो है वो आपका किसका होगा? सर्विसेज का। 75% से ज्यादा पार्ट किसका होगा? सर्विस का। और 25% से भी कम पार्ट किसका होगा? गुड्स का। ऐसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। पहले ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट जब गवर्नमेंट अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एंटिटी को दिए जाते थे तो ये सभी वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होते थे? एग्जम्प्टेड होते थे। बट नाउ ये सभी जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है ये टैक्सेबल हो गए हैं, और इनका जो टैक्स रेट लगेगा दैट विल बी 18%। ये टैक्स रेट कितना लगेगा? 18% के रेट से लगेगा फ्रॉम 1 जनवरी 2022। क्लियर गाइज? ध्यान रखिएगा ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी कंडीशंस है। सबसे पहले वर्क कॉन्ट्रैक्ट का जो मेजर पार्ट है, यानी मेजर इन द सेंस कि 75% से ज्यादा पार्ट सर्विसेज का हो। दूसरा, ये जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है ये गवर्नमेंट एंटिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी को दिए गए हो, तो इस केस में हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितना, सॉरी रेट ऑफ जो जीएसटी है वो मेरे पास कितना आ जाएगा? 18% आ जाएगा। क्लियर गाइज? नाउ ये सभी हमारे पास जो चेंजेस थे, 10 चेंजेस मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ गाइज, जितनी भी अपडेट्स हैं उनको एक क्लैरिफाइड फॉर्म में पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे चेंजेस जो हैं एक क्लैरिफाइड वे में मैं बता पाऊं। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।